गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज मैं आपको प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में बताने वाला हूं। इसमें जैसे कि हम हमेशा अपने वीडियो में करते आए हैं, सबसे पहले हम प्रयोग करके श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के लिए यह देखेंगे कि जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका मान क्या होता है। उसके पश्चात कक्षा 12वीं और 10वीं के लिए जो व्यंजक प्राप्त करने का तरीका होता है वो हम व्हाइट बोर्ड पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक मल्टीमीटर लिया है और मल्टीमीटर के द्वारा मैं यहाँ पर कुछ रजिस्टर्स हैं, उन रजिस्टर के प्रतिरोध आपको बताने वाला हूँ। उसके पश्चात उनका श्रेणी क्रम बनाने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले देखें, यहाँ मैंने मल्टीमीटर लिया है और एक प्रतिरोधक लिया है। लगभग 216 या 17 ओम का प्रतिरोध उसका है। दूसरा जो प्रतिरोध है वह भी लगभग 216 या 17 के बराबर है। अब मैं इनको श्रेणी क्रम में जोड़ रहा हूँ। श्रेणी क्रम में जोड़ने का अर्थ होता है 1 बाई 1, यानी कि एक का सिरा दूसरे के सिरे पर, और उसके बाद जो मैं चेक करूँगा वह उनके जो दो छूटे हुए सिरे होंगे, यानी कि एक का पहला सिरा और दूसरे का दूसरा। श्रेणी क्रम में दोनों प्रतिरोधों को जोड़ने पर जो कुल प्रतिरोध प्राप्त होता है वह 432 प्राप्त होता है, जो कि लगभग दोगुने के बराबर है, यानी कि दोनों का योग हो चुका है, दोनों को हमने जोड़ लिया है। अब मैं इसी प्रकार से दो अन्य प्रतिरोध लेने वाला हूँ जो लगभग 99 ओम के हैं, और उन प्रतिरोधों को भी मैं इसी तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़ने वाला हूँ। जब उन प्रतिरोधों को मैं श्रेणी क्रम में जोड़ता हूँ तो जो मुझे कुल प्रतिरोध प्राप्त होता है वह 196 प्राप्त होता है। तो लगभग यह 98 का ट्वाइस है, यानी कि लगभग 98 के दोगुने के बराबर है। तो यहाँ भी प्रतिरोध जुड़ रहे। इससे यह सिद्ध होता है कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो जो उनके अलग अलग मान हैं वह जुड़ जाते हैं, अर्थात जो तुल्य प्रतिरोध हमें प्राप्त होता है या कुल प्रतिरोध हमें प्राप्त होता है वह उनके अलग अलग योगफल के बराबर प्राप्त होता है। इसी प्रकार समांतर क्रम के लिए मैं इन्हीं प्रतिरोधों को लेने वाला हूँ और इनका समांतर क्रम बनाने वाला हूँ। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को इस तरीके से जोड़ा जाता है कि उनके प्रथम सिरे एक साथ और जो दूसरे सिरे हैं वह एक साथ रहें। तो देखते हैं जब हम समांतर क्रम में इन्हें जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ लिया है, उनके प्रथम सिरे जोड़ लिए हैं और द्वितीय सिरे जोड़ लिए हैं। जब मैंने 99 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा तो जो कुल प्रतिरोध मुझे प्राप्त हुआ वह 49 प्राप्त हुआ, लगभग इनका आधा प्राप्त हुआ। तो कैलकुलेशन के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि समांतर क्रम में जो प्रतिरोध है वह हमें आधा प्राप्त हो रहा है। अब मैंने जो 217 या 216 ओम के बराबर प्रतिरोध थे उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा तो मुझे जो प्रतिरोध प्राप्त हो रहा है वह लगभग 108 ओम प्राप्त हो रहा है, यह भी इनका आधा है। अब मैं चारों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने वाला हूं और उसके बाद देखने वाला हूं कि हमें कितना प्रतिरोध प्राप्त होता है। यह आप बिल्कुल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगभग जो तुल्य प्रतिरोध हमें प्राप्त होता है वह 34 ओम के बराबर प्राप्त होता है। कैलकुलेशन के थ्रू भी हम यह समझ सकते हैं कि यह 34 ओम कैसे प्राप्त हुआ। तो आइए अब व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं जहां पर हम इनसे संबंधित व्यंजक भौतिक विज्ञान के नियमों से प्राप्त करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि जो प्रयोग किया और जो हम वहां नियम लगाएंगे वह लगभग एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे, और यही भौतिक विज्ञान की सत्यता है जिसे मैं आपके सम्मुख पहले प्रूव करता हूं और उसके पश्चात समझाने की कोशिश करता हूं। और आप इस तरीके से अगर सीखते हैं तो उम्मीद है
आप अच्छे तरीके से इन टॉपिक को समझ भी जाएंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। तो आइए बच्चों, जो अभी तक हमने प्रयोग में समझा उसे हम व्हाइट बोर्ड में समझते हैं कि जब हमें इसका डेरिवेशन करना हो तो किस तरीके से हम इसे करें। सबसे पहले आप ध्यान रखें, जब भी फिजिक्स में कोई डेरिवेशन किया जाता है तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप उस प्रकरण से संबंधित क्या क्या चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि जब भी हम कुछ डिवाइसेस का जो सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं, श्रेणी क्रम में जब उनको रखते हैं तो विद्युत धारा का मान अपरिवर्तित रहता है। लेकिन साथ साथ जितने भी उपकरण हमने लगाए होंगे उन उपकरणों के प्रतिरोधों के हिसाब से उनमें जो विद्युत विभव का मान होगा वह अलग अलग होता है। यही चीज आप ध्यान रखते हुए इसके व्यंजक को आप प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए इसके व्यंजक को प्राप्त करते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 3 प्रतिरोध लिए हैं जिनके मान R1, R2 और R3 हैं। श्रेणी क्रम में उनको संयोजित किया गया है। श्रेणी क्रम का अर्थ होता है एक के बाद एक। इससे पूर्व मैंने आपको संधारित्र वाले वीडियो में अच्छे तरीके से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में बताया हुआ था। तो लगभग वही चीज़ आपको यहाँ पर भी ध्यान रखनी है। केवल यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वह संधारित्र के स्थान पर प्रतिरोध का मान प्रयोग किया जा रहा है। तो सभी प्रतिरोधकों के सापेक्ष या उनमें से जो धारा प्रवाहित होने वाली है उसका मान I है, तथा जो उनमें वोल्टेज है यानी कि विद्युत विभव का मान है वह क्रमशः V1, V2 और V3 है। ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं किसी भी प्रतिरोधक के सिरों के मध्य यदि विभवांतर V है और उनमें धारा I प्रवाहित हो रही है तो V = IR होता है। तो उसी का प्रयोग करते हुए हमने यहाँ पर V1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू और V3 का वैल्यू फाइंड किया है। तो जो V1 का मान है वह V1 = IR1 होगा, V2 = IR2 होगा और V3 = IR3 होगा। अब इन तीनों प्रतिरोधकों में जो कुल वोल्टेज है वह कितना होगा, तो सीधी सी बात है इन सब का हम योग कर देंगे। तो जो कुल वोल्टेज होगा या कुल विभव होगा उसका मान V = V1 + V2 + V3 होगा। यदि हम V1, V2, V3 के मान रखें तो V = प्राप्त होगा IR1 + IR2 + IR3। अब यहाँ पर हम देखते हैं I सब में कॉमन है तो V = IR1 + R2 + R3 हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि हम प्रतिरोधकों का संयोजन क्यों करते हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास एक ऐसा प्रतिरोधक उपलब्ध नहीं होता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है, बल्कि अलग अलग मानों के प्रतिरोधक उपलब्ध होते हैं। लेकिन हम संयोजन करके या तो श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में रखकर वह वांछित प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ श्रेणी क्रम में भी यही प्रश्न उठता है कि जो हमने प्रतिरोधक लगाए हुए हैं उनसे कुल प्रतिरोध कितना प्राप्त होता है, यानी कि हमने जो श्रेणी क्रम का संयोजन किया है उसमें हमें कुल प्रतिरोध कितना मिलेगा। तो मान लीजिए इन प्रतिरोधकों के स्थान पर एक तुल्य प्रतिरोध होता, तो जब हम तुल्य प्रतिरोध लेते तो उस तुल्य प्रतिरोध में केवल I धारा बहती और जो वोल्टेज है क्योंकि वो एक ही प्रतिरोध था तो पूरा वोल्टेज उसी में बहता तो वो V होता। तो कुल मिला के जो तुल्य प्रतिरोध है यदि उसका मान R हो तो ओम के नियम के अनुसार V = IR उसकी वैल्यू हो जाएगी। इसे हमने समीकरण नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे और तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे। तो IR = IR1 + R2 + R3, I से I कैंसिल हो जाएगा और R = हमें प्राप्त होगा R1 + R2 + R3। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो उसमें जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका मान उन अलग अलग प्रतिरोधों के मान के योगफल के बराबर होता है। अर्थात प्रतिरोधक का जो मान है वह बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बड़ा हमें मिल रहा है।
तो आपको एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब कभी भी हमें अलग अलग प्रतिरोधों को लेकर एक ऐसा प्रतिरोध बनाना है जिसका मान उच्च हो, तो हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और हमने जब प्रयोग किया था तो उस प्रयोग में भी यही देखा था कि जो अलग अलग प्रतिरोध थे, जब उनका मैं श्रेणी क्रम बना रहा था तो जो प्रतिरोध है उसका मान लगातार बढ़ रहा था और वह उनके योगफल के बराबर हो रहा था। मैंने अपने दूसरे प्रयोग में आपको जो प्रतिरोधक थे उनका समांतर क्रम संयोजन बताया था और उसके पश्चात हमने जो रिजल्ट प्राप्त किए थे, उन रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए व्यंजक किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। तो देखें, सबसे पहले जो समांतर क्रम है उसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है। समांतर क्रम में विद्युत विभव का मान अपरिवर्तित रहता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए घरेलू जितने भी उपकरण होते हैं उनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, या यूं समझ लीजिए कि घरों में जो लाइट की वायरिंग की जाती है वह हमेशा समांतर क्रम में की जाती है। इससे प्रत्येक उपकरण को जो विभव है 220 वोल्ट का वो प्राप्त होता है। जो समांतर क्रम होता है उसमें धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए अलग अलग होता है, यानी कि धारा का मान बदल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैटरी है उससे I धारा आ रही है और उसके पश्चात वह 3 भागों में बट गई है जो क्रमशः I1, I2 और I3 है। इसको आप इस तरीके से मान लीजिए, एक मोटे पाइप में पानी आ रहा है और उसके पश्चात 3 पाइप और लगे हैं अलग अलग साइज के, तो उनमें जो पानी जाएगा वह अलग अलग जाएगा। ठीक इसी प्रकार से धारा भी अलग अलग जाती है, लेकिन आगे जाके वो फिर एक दूसरे को मिलती हैं और फिर I1, I2, I धारा फिर से I धारा बन जाती है। इस व्यंजक को प्राप्त करने का जो मुख्य बिंदु होगा या जो की पॉइंट होगा वह यही होगा। हम सबसे पहले I1, I2, I3 का योग I के बराबर लिखेंगे, उसके पश्चात I1, I2 और I3 का मान ज्ञात करेंगे और फिर तुल्य प्रतिरोध का मान हम आराम से समांतर क्रम के लिए ज्ञात कर सकते हैं। तो चित्र में R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध दिखाए गए हैं जो कि श्रेणी क्रम में लगे हैं और सबके परितः एक्रॉस जो वोल्टेज है वह V है और जो धारा के मान है वह क्रमशः I1, I2 और I3 है। तो ये सारा नोट्स लगभग उसी की तरह बनता है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेंजेस करने हैं। उसके बाद जो ओम का नियम होता है उसके अनुसार V = IR होता है, लेकिन यदि हम I का मान निकालना चाहें तो I = V/R हो जाएगा। तो प्रत्येक धारा के लिए मैंने मान निकाला है, I1 बराबर V/R1, I2 = V/R2 और I3 = V/R3। जैसा कि मैंने आपको समझाया, जो धारा है वह कुल कितनी है, तो I = I1 + I2 + I3, फिर हमने मान रख दिए तो I = V/R1 + V/R2 + V/R3 हमें प्राप्त हुआ। अब इन 3 प्रतिरोधकों का जो संयोजन हमने किया है, यदि इनके स्थान पर हमें एक तुल्य प्रतिरोध मिल जाता है, तुल्य का अर्थ हुआ कि ये 3 प्रयोग न करके केवल एक प्रतिरोध हम प्रयोग करें और वो हमें इनके बराबर ही प्रतिरोध का मान दे। तो मान लीजिए वो प्रतिरोध R है, तो उसमें देखो I धारा बहेगी, फिर 3 भागों में धारा बदलने वाली नहीं है और जो वोल्टेज होगा उसके अक्रॉस वह V होगा, तो उसमें I = V/R हो जाएगा। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। समीकरण 1 और 2 जो कि हम मान रहे हैं इसका तुल्य है, उनका हम आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा V/R = V 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 और V से V कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यही समांतर क्रम में जो प्रतिरोधक लगाए जाते हैं उनके तुल्य प्रतिरोध का मान है। अर्थात समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के मान के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ये व्युत्क्रम है और उनके योगफल के बराबर हो रहा है।
तो निश्चित तौर पर यहाँ समांतर क्रम में हमें जो तुल्य प्रतिरोध मिलेगा उसका मान हमेशा कम आएगा। यानी कि इसमें जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा, मान लीजिए R1 वाला सबसे छोटा प्रतिरोध है, तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हमें उससे भी कम प्राप्त होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें तो तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को पहले प्रयोग द्वारा सिद्ध किया, उसके पश्चात व्यंजक प्राप्त करने का मेथड भी मैंने आपको बताया, और जो बोर्ड परीक्षाएं हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फाइनली आपको जो सबसे ज़्यादा याद रखना है वह यह याद रखना है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह क्या होता है और समांतर क्रम में क्या होता है। और इससे भी मुख्य यह है कि श्रेणी और समांतर क्रम का जो मिक्सचर होगा, यानी कि हम उसको करने वाले नहीं हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको इससे संबंधित बताऊंगा तो उसमें श्रेणी और समांतर क्रम दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स रहेंगे। तो हमें पहचानना भी पड़ेगा कि श्रेणी क्रम कहाँ है और समांतर कहाँ है, और फिर हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा।